नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परियानी चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में। तो इससे पहले जो आपने लॉन्ग वीडियो देखा था वो था गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो लगभग ये दोनों टॉपिक जो हैं वो कनेक्टेड हैं, पर इसके में थोड़े से कुछ हम लोग एडिशनल पॉइंट जो हैं वो देखने वाले हैं कि गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस में किस तरीके से तकलीफ जो है वो एक व्यक्ति को होती है। तो गैस्ट्राइटिस जब मैंने आपको बताया था तब मैंने बताया था कि ये कुछ आपको कंडीशन है, कुछ एक्यूट कंडीशन या क्रॉनिक कंडीशन अगर आपको ऑलरेडी है तो उसका साइड इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि अगर मान लीजिए आपके जीआई ट्रैक्ट में मतलब गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन में कुछ और कोई हलचल चल रही है, कुछ और कोई तकलीफ है, तो उसे फाइट करने के लिए ऑटो इम्यून सिस्टम काम करता है, जिसकी वजह से वो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। थोड़ा सा एक हम देखते हैं कि सूजन हो जाती है, क्योंकि ये नेचर है ऑटोइम्यून सिस्टम का अटैक करने का, फाइट करने का, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी भी एक्टिवेट हो जाते हैं। हमने पहले के वीडियोस में ही समझा है। तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि जो सराउंडिंग जो लेयर्स रहती हैं, जो कि हेल्दी म्यूकस लेयर रहती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो अब वो इन्फ्लामेशन अगर आ जाएगा तो वो भी एक कंडीशन बन जाएगी। जैसे कि एक इंटरनल लेयर के ऊपर अगर सूजन आ जाती है तो वो भी एक उस लेयर का सूजन जो है या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ पर्टिकुलर लेयर जिसे हम लोग कह सकते हैं वो हो जाता है। तो एक दूसरी कंडीशन जनरेट हो जाती है। उसी तरीके से गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, क्योंकि जो इंटरनल एक लेयर रहती है जिसे म्यूकस लेयर कहा जाता है, वहां पे एक इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो होता है वो किसी कुछ समय की वजह से कुछ आपने खान पान इस तरीके से खा लिया जिसकी वजह से आपको ये होने के चांसेस रहते हैं, और वो रिकवर भी जल्दी हो जाता है अगर एक्यूट है तो। क्रॉनिक क्यों होता है कि क्रॉनिक आपको कोई और हेल्थ इश्यूज हैं, उसका मेडिकेशन या उसके ऊपर ऑटोइम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो उसकी वजह से होने वाला जो गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है वो क्रॉनिक होता है, और उसे रिकवर होने में काफी समय लगता है। और ये तभी लगभग संभव हो जाता है कि जब किसी बीमारी को जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है वो अगर ठीक हो जाती है तो धीरे धीरे फिर ये क्रॉनिक कंडीशन जो है गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरुआत हो जाती है। ठीक है। अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस में और गैस्ट्राइटिस फर्क क्या है कि गैस्ट्राइटिस में जैसे हम लोग देखा था कि उसमें क्या रहा था कि वॉमिटिंग ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते थे, लेकिन गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या होता है कि नीचे जो डायरिया भी जो है वो शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग भी चालू होती है और डायरिया भी जो है वो शुरू रहता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कमिंग आउट ऑफ बोथ द एंड, यानी कमिंग आउट बोथ एंड्स। सिंपल उसका जो है कि एब्रीविएशन इसको दिया गया है इसके सिम्टम्स को या ऐसे समझने के लिए, इसे इसका नाम है कमिंग आउट बोथ एंड्स। तो बोथ दोनों एंड्स जो है जीआई ट्रैक्ट की जैसे शुरुआत की, एक तो माउथ से भी और एक नीचे की दम एनस से हम देखते हैं कि वहां से जिसे हम कहते हैं कि जो डायरिया और वॉमिटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन दैट स्प्रेड्स फ्रॉम द स्टमक इनटू योर इंटेस्टाइन कॉजिंग पेन, वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो ऐसा इन्फ्लेमेशन जो आपके स्टमक में पहले शुरुआत हुआ फिर बाद में धीरे धीरे वो जीआई ट्रैक्ट में भी पास हो गया, ऐसी कंडीशन को गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है, जिसकी वजह से नौशिया, वॉमिटिंग और काफी ज्यादा दर्द जो है वो होता है। इन्फ्लेमेशन मेक्स दिस ऑर्गन्स फील स्वोलन एंड सोर, काफी सूजन लगती है ऐसे दर्द, और काफी ज्यादा उसमें दर्द जैसा जो है महसूस होता है। टाइप ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दो तरीके के टाइप ऑफ जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के टाइप है, एक तो है इन्फेक्शन के कारण होने वाला, एक है केमिकल के कारण होने वाला। इन्फेक्शन हमने कुछ खा लिया, कुछ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं वो हो जाता है। हम केमिकल बोले तो कोई लोग जो टॉक्सिक केमिकल्स कभी ले लेते हैं या फिर हैवी डोज ऑफ अल्कोहल या फिर हैवी डोज ऑफ ड्रग्स ले लेते हैं, तब ये उसे कहा जाता है कि केमिकल। तो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन टाइप कॉज बाय द इन्फेक्शन इन योर जीआई ट्रैक्ट, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, पैरासाइट। तो ये सबसे कॉमन टाइप अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस का है तो वो है इन्फेक्शियस, जो कि जीआई ट्रैक्ट में होने वाला सबसे कॉमन टाइप है, और ये होता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगल या फिर पैरासाइट से। केमिकल की हम लोग अगर बात करें, happens if you ingest the toxic chemicals which can contaminate food and water sources। ऐसे कुछ चीजें आपने खा ली हैं जो कि कंटेमिनेट ज्यादा हो चुकी हैं, फूड और वाटर सोर्सेज जो काफी ज्यादा कंटेमिनेट होते हैं, काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि जो ओपन एरिया में रखे गए हैं, वैसी चीजें अगर आप इंजेस्ट कर लेते हो तो वो उसकी वजह से आपका जीआई ट्रैक्ट में जो म्यूकस इंटरनल लेयर रहती है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द हैवी डोज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स इंक्लूडिंग सम मेडिकेशंस। तो कुछ ज्यादा डोज, थोड़ा डोज अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं कि वो ठीक भी हो जाएगा। केमिकल की वजह से अगर ज्यादा डोज कोई लेते जा रहा है, ज्यादा ये कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वहां की जो लेयर्स है वो धीरे धीरे इरिटेट होना शुरू हो जाती है।
जिसकी वजह से ये होता है। और ड्रग्स हम देखते हैं कि आजकल हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, हैवी डोज ऑफ ड्रग्स कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका जीआई ट्रैक खराब हो जाता है, नाक में से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। खैर वो अलग टॉपिक है, पर हैवी डोज ऑफ अगर ड्रग्स अगर लेते हैं तो उसकी वजह से भी जीआई ट्रैक डिस्टर्ब होता है। इंक्लूडिंग सम मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयां आपको चालू है, कुछ हेल्थ इश्यूज आपको चालू हैं जो कि आपको लेनी पड़ती है बार बार, जिसकी वजह से आपका जीआई ट्रैक जो है डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये इसे कहा जाता है केमिकल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। कॉजेस क्या है? तो कॉजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इट हैपेंस व्हेन द इम्यून सिस्टम एक्टिवेट्स टू डिफेंड योर स्टमक इंटेस्टाइन फ्रॉम हार्म। इट सेंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स टू हेल्प दैट इन्फेक्शन एंड रिपेयर द इंजर्ड टिश्यू। तो ये बात मैंने बताई है कि किसी कोई चोट पहुंची या कुछ इन्फेक्शन है या फिर और कोई तकलीफ है, उससे फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम वहां पे कुछ सेल्स भेजता है अपने और डब्ल्यूबीसी से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो हेल्दी इंटरनल सेल्स रहती है, जो लेयर रहती है, वो इन्फेक्ट हो जाती है, उसमें इंजुरी हो जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। ये मैंने पहले के टॉपिक में भी बहुत अच्छे से क्लियर किया है। यूजुअली अ टेम्पररी यानी कि एक्यूट रिस्पॉन्स टू द टेम्पररी थ्रेट और इंजुरी, इट टेक्स शॉर्ट टाइम टू वर्क एंड देन द इन्फ्लामेटरी गोज अवे। तो एक रहता है टेम्पररी और एक है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं कि टेम्पररी में क्या होता है और लॉन्ग लास्टिंग में क्या होता है। टेम्पररी में मान लीजिए कुछ अगर कंडीशन अगर होती है तो वो थोड़े समय के लिए होगी, सॉरी तो वो थोड़े समय के लिए होगी, तो उससे क्या होगा कि वो जो उसका जो रिकवरी रहेगा वो भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। क्रॉनिक क्या, मैंने आपको पहले बताया कि क्रॉनिक जो गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है वो कोई आपको दूसरा कोई क्रॉनिक डिसीज है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो जब तक वो ट्रीट नहीं होगा तब तक ये ट्रीट नहीं होगा, तो इसको समय लगता है रिकवर होने में क्रॉनिक को, जिसे हम लोग परसिस्टेंट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का एक्यूट जो मेन कारण है वो क्या है? देखो क्रॉनिक का तो मैंने बता दिया आपको कि क्रॉनिक दूसरे कंडीशन की वजह से होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से परसिस्टेंट लंबे समय तक रहता है। एक्यूट कई कारणों की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो मेन दो कारण क्या है, एक तो इन्फेक्शियस डिसीज और जो टॉक्सिक केमिकल्स कैन ट्रिगर द एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। या तो कुछ इन्फेक्शन हुआ है या तो आपने कुछ केमिकल खा लिया है जिसकी वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो ट्रिगर हो गया है, स्टिमुलेट हो गया है। सॉरी, पहला देखते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस किसकी वजह से होगा? वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया, फंगा या पैरासाइट होगा। अब वायरल होगा तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाएगा, और जितने भी जो इन्फेक्शियस डिसीज से होने वाला गैस्ट्रोएंटेराइटिस है उसमें से 60% वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस ही होता है, तो उसे कहा जाता है स्टमक फ्लू। ठीक है, अब कौन से वायरस रहते हैं? एक तो है नोरो वायरस, एक है रोटो वायरस, एक है एस्ट्रो वायरस, एक है एडिनो वायरस और एक कैल्सी वायरस और एक सेपो वायरस। तो ये वायरसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए। बैक्टीरिया से होने वाला जो कंडीशन रहेगा उसका रहेगा बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसमें कौन से रहेंगे? कैंपेलोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडायोइडेस डिफिसाइल, हिस्टेरिया कोलाई, सैल्मोनेला, शिगेला और है स्टिफाइलोकोकाई, जिसे स्टिफाइली भी कहा जाता है। पैरासाइट से होने वाले कंडीशन को पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाएगा, जिसमें है जियार्डियासिस, क्रिप्टोस्पोरियोडियासिस, साइक्लोस्पोरिडियासिस और एमीबियासिस जो है वो पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अगर फंगल से होने वाला अगर कंडीशन है तो उसे फंगल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाएगा, जिसमें कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस जो है वो फंगस जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, पर ये काफी रेयर रहता है। सबसे ज्यादा वायरल और बैक्टीरिया के कारण होने वाले चांसेस रहते हैं। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि जो टॉक्सिक केमिकल्स यानी कि केमिकल से होने वाला गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उसमें क्या रहेगा? हैवी मेटल पॉइजनिंग। आपने कुछ ऐसी चीजें खा लिया, तो मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो ऐसी चीजें आपने खा लिया जो कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए कई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ले लिया। तो प्लांट टॉक्सिन्स या फिर पॉइजनस मशरूम, अगर ऐसे कई लोग आपने देखा है जिनको मशरूम सूट नहीं होता या फिर हजम नहीं होता या फिर उससे काफी ज्यादा एसिडिटी बोलते हैं, वो हो गई, तकलीफ हो रही है पेट में, तो पॉइजनस मशरूम उसे कहा जाता है, जिसे हम लोग जंगली मशरूम कहते हैं आम भाषा में अगर देखा जाए तो। कोकेन वगैरह खा लिया ज्यादा आपने, या फिर जैसे चाय वगैरह में देखते हैं कि दूसरा कीमोथेरेपी ड्रग्स आप ले रहे हैं, अल्कोहल ओवर यूज कर रहे हैं, एनएसएड का एनएसएड बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कई लोगों का साइकोलॉजी रहता है, मैं थोड़ा सा काम करके हमें दर्द हो रहा है, गोली ले लिया, पेन किलर ले लिया। एक टाइम पे नाइस दवा जो निमिसोलाइड जो है वो काफी ज्यादा चलती थी, अभी तो काफी बैन हो गया उस पे, पर वो कई लोग काफी ज्यादा खाते थे कि नाइस गोली खा लो, नाइस गोली खा लो, और उसका किडनी पे इतना भयंकर इफेक्ट था कि आदमी परेशान हो जाए।
तो इसका अगर ओवरड्यूस अगर करते हैं, ओवर यूज अगर कर रहे हैं अगर इसका इस डोसेज का, तो उसका जीआई ट्रैक्ट पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कॉल्सिन ओवरड्यूस या डिगॉक्सिन ओवरड्यूस अगर कर रहे हैं ऐसी दवाइयों का, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती है। इस गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉन्टेजियस, तो मैंने कल के एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हाँ गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉन्टेजियस है, पर कैसे। कॉमन वेट ये कैसा है कि मान लीजिए आप पू वगैरह कर रहे हैं, जो आप कुछ अपना बाथरूम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे वो कुछ फीकल मटेरियल के ट्रेसेस रह जाते हैं, या फिर जो इन्फेक्शन बंदा है उसके हाथों में अगर लग जाता है, उसने हाथ वॉश नहीं कर रहा है, आपने उसके हैंडशेक कर लिया, या फिर उसने जहाँ पे हाथ लगाया आपने हाथ लगा दिया, उसके बाद आपने खाना वगैरह खा लिया या फिर पानी वगैरह पी लिया, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आपके फूड के थ्रू आपके जा रही है, तो वो कॉन्टेजियस रहती है। बहुत कम देखने को मिलता है, पर इसका अगर सिंपल सवाल का अगर जवाब देखे जाए तो यहाँ कॉन्टेजियस है, पर वो ट्रेसेस के द्वारा। कॉमन वे टू गेट द गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्फेक्शन इज फ्रॉम द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का सबसे कॉमन कारण क्या है कि जो फूड और वाटर है उससे होता है। इसलिए कहा जाता है कि ओपन जगह में जो खाना बन रहा है या फिर ओपन एरिया में जो खाना रखा हुआ है, ऐसी चीजों को आप खाना कम करें, क्योंकि उस समय आपको लगेगा कि वो टेस्ट मिल रहा है जबान का, पर वो जो आपके जीआई ट्रैक्ट की सत्यानाश करेगा, वो काफी ज्यादा परेशानी होती है। ऑल्सो कैच इट बाय टचिंग एन इन्फेक्शन पर्सन और बाय टचिंग द सरफेस दैट इन्फेक्शन पर्सन टच। तो अगर आप इन्फेक्शन टच कर रहे हो, उसमें अगर इन्फेक्शन अगर उसने बॉडी में ट्रेसेस अगर उसके रह गए हैं हाथ में पैर में या इधर उधर, आपने वहां टच कर लिया और फिर वहां से आपने कुछ खाया तो आपको भी होगा, या उसने कहीं पे अगर टच किया आपने वहां पे टच किया तो होगा। हाउ लॉन्ग इज कॉन्टेजियस, मतलब क्या है कॉन्टेजियस का। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन यू हैव द सिम्टम्स एंड फॉर द लास्ट 2 days। ठीक है, जब आपको सिम्टम्स हैं उसके बाद आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद क्या होता है, दवाइयां दे दो। दवाइयों से क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो पू के द्वारा बाहर निकलता है, तो उसे कहा जाता है कि फॉर द 2 days आफ्टर। ठीक है, सिम्टम्स एंड 2 days आफ्टर। ठीक है, लास्ट 2 days आर व्हेन यू हैव द बॉडी शेडिंग द इन्फेक्शन थ्रू द पू। तो जब वो शेडिंग करती है, इन्फेक्शन जो है वो पू के द्वारा बाहर निकालती जाती है, जब आप कुछ मेडिकेशन ट्रीटमेंट या फिर जो वो सेल्फ रिकवरी अगर कर रहा है, अगर वो एक्यूट की वजह से हुआ है, तो ऑटोइम्यून सिस्टम अगर सेल्फ रिकवरी भी अगर हो रहा है, तो जब से आपको सिम्टम्स हैं और जब से अब उसमें उसके 2 दिन के बाद तक जो है वो आपके पू में वो जो शेडिंग जो है इन्फेक्शन का दिखता है, और वो ट्रेसेस फिर आपको कॉन्टेजियस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, ओल्डर देन 65 और यंगर देन 6 साल के कम या 65 साल के ऊपर है तो चांसेस हैं। लाइव और वर्क इन द चाइल्ड केयर और द नर्सिंग होम। तो आप केयरिंग होम में है, ओल्ड एज है, बच्चे हैं, उनको कर रहे हैं तो उनके पू बार बार निकलता है, उनको साफ कर रहे हैं तो आपका हाथ में भी वो लगता है। नर्सिंग स्टाफ जो है उन्हें काफी ज्यादा ये फेस करना पड़ता है। ट्रैवल इन द लेस डेवलप एरिया, ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, काफी ज्यादा गंदगी है, खाना पीना साफ सुथरा नहीं है, वही पसीने के हाथ और ये सब खा रहे हैं, तो जो आजकल व्लॉगर दिखा रहे हैं, तो वैसी चीजें अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो होने के चांसेस हैं। हैव क्रॉनिक कंडीशन दैट वीकन्स योर इम्यून सिस्टम। तो ऐसी क्रॉनिक कंडीशन आपको ऑलरेडी हो चुकी है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम उसको फाइट करके इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया है, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज सर्टन ड्रग्स और अल्कोहल फ्रीक्वेंट। कुछ ऐसी कई लोग कहते हैं कि ये प्रकार का ड्रग ही मुझे सूट करता है, इससे मुझे नशा अच्छा आता है, या फिर ये प्रकार के दारू में पीता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरीके के अगर दारू या ड्रग्स वगैरह कोई फ्रीक्वेंटली अगर यूज कर रहा है तो वो रिस्क फैक्टर बन जाता है। सिम्टम्स क्या है, डायरिया, नाउशिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, फीवर, चिल, फटीग एंड बॉडी एक। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कमिंग आउट बोथ एंड ये इसका सबसे कॉमन रीजन है, सबसे कॉमन सिम्टम्स कह सकते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, क्योंकि इसमें नौशिया, वॉमिटिंग और डायरिया दोनों होते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों होते हैं। इसमें भूख भी नहीं लगती है, दर्द काफी होता है एब्डोमिनल्स में, क्रैम्पिंग, मरोड़े जैसे हम लोग कहते हैं वो काफी ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से आपको बुखार होगा, ठंडी लगेगी, थकान जैसा लगेगा, क्योंकि आप खा ही नहीं रहे हो और दोनों साइड से निकल रहा है तो शरीर में ताकत रहती नहीं है, और ये बॉडी एक्स होने के चांसेस है। तो ये कुछ सिम्टम्स जो है आप कोरिलेट करते हैं, कभी आप एग्जाम में अगर या कहीं पे दे रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें याद नहीं आती हैं, तो ये चीजें आप साइकोलॉजिकली सोच सकते हैं कि यार अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या हो सकता है, तो उससे आपको फिर सिम्टम्स लिखने में हेल्प होती है। डायग्नोसिस क्या होगा कि आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके सिम्टम्स देखेंगे, पूरी हिस्ट्री लेगा कि कब से हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या गए थे, क्या खाया था, क्यों हुआ था, किसको किसको घर में कुछ तकलीफ है क्या, वो सब डिटेल लेने के बाद फिर आपकी हिस्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं अगर हमें लगता है तो, अदरवाइज दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होगा, गोज अवे बाय इटसेल्फ। अगर एक्यूट है तो वो 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा आपको कुछ केयरिंग करना पड़ता है। कौन सी केयरिंग,
बेस्ट वे इट्स लॉट ऑफ रेस्ट एंड फ्लूइड। तो फ्लूइड ज्यादा लेना पड़ता है और रेस्ट लेना पड़ता है, तब जाके वो ठीक हो जाता है। स्टिक विद द ब्लेंड, इजी टू डाइजेस्ट फूड फॉर द फ्यू डेज। तो हम लोग को कहा जाता है कि अगर पेट में तकलीफ है तो उनको कहते हैं खिचड़ी खा लो या फिर दाल और इसका खा लो। तो ऐसा ब्लेंड एक बनाया जाता है कि वही चीज खाए जिससे न्यूट्रिशन भी मिले और जिसका वेस्टेज जो है ज्यादा ना हो। तो रिच इन प्रोटीन और ऐसी चीजें खाई जाती है ताकि शरीर में ऊर्जा आए और उसका वेस्टेज कम हो। और फ्लूइड दिए जाते हैं, कई बार कहा जाता है नारियल पानी पियो, कई बार कुछ फ्रूट जूसेस दिए जाते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट जो है बॉडी से हो जाए और उसमें एक एनर्जी आपको महसूस हो सके। तो इससे कहा जाता है स्टिक विद द ब्लेंड। ठीक है। सम सिम्टम्स नीड ट्रीटमेंट फॉर टॉक्सिक पॉइजनिंग। अगर आपने कुछ केमिकल वगैरह ले लिया है कुछ, तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट लगती है। फिर डॉक्टर वो डिपेंड करता है कि कैसे ट्रीटमेंट आपको देना है। इट इज अप टू डॉक्टर। सपोर्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इसके साथ साथ एक सपोर्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट भी क्या, अगर मान लीजिए अगर आपको काफी वीकनेस आ गई है तो ऐसा तो नहीं कि घर पे बैठे रहेंगे ठीक हो जाएंगे, पर वीकनेस आ गई है तो सपोर्टिव मेडिसिन क्या लगती है। एक तो आईवी फ्लूइड देगा, करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। तो डिहाइड्रेशन हो गया है, पूरा ऊपर नीचे से लिक्विड निकल गया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गए, तो उसकी वजह से क्या है कुछ आईवी फ्लूइड्स आपको चढ़ाए जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा वो रिकवर हो जाए। पेरेंटल न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिशन जिसे मैंने ब्लेंड कहा आपको वो अच्छे से दिया जाता है ताकि आपका न्यूट्रिशन सही रहे। कुछ मेडिकेशन टू ट्रीट द सिम्टम्स लाइक डायरिया, वोमिटिंग, एंटीबायोटिक्स, एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन। तो कुछ ऐसे मेडिकेशन दिए जाएंगे जिससे हम लोग कह सकते हैं कि एंटी डायरिया के लिए, वोमिटिंग के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स या एंटी पैरासाइटिक, इसकी वजह से अगर हुआ है तो बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है अगर डायग्नोस में, तो वो इसी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चों को होता है तो एक प्रकार का लिक्विड दिया जाता है, तो उसमें मैं अलग से टॉपिक लूंगा कि उसका वर्किंग किस तरीके से होता है। प्रिवेंशन, इसमें क्या प्रिवेंट कर सकते हैं आप। तो एक तो मैं जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया कि आप गुड हैंड वॉश कर लीजिए, प्रॉपर आपने हाथ धोइए। जहाँ भी आप नई जगह पे जा रहे हैं तो आप हैंड वॉशिंग करना एक हैबिट डाल दीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो हाथों से और इससे ओरल से काफी ज्यादा होने के चांसेस, काफी डिसीजेस आ रहे हैं। गुड क्लीनिंग, सेफ फूड हैंडलिंग, तो अपनी साफ सफाई अच्छे से रखिए, खान पान अच्छा रखिए, सेफ और हेल्दी फूड खाने की कोशिश कीजिए। साइकोलॉजिकली एक रखा दीजिए कि मुझे थोड़ी देर में भूख अगर कंट्रोल कर सकता हूं तो करूं, हेल्दी खाना खाऊं, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं खा लूं तो उसकी वजह से काफी तकलीफ हो गई आपको। हो सके आपको रास्ते में कहीं भूख लगती है तो फ्रूट या जूसेस को प्रीफर कीजिए। ऑमलेट आप प्रीफर कर सकते हैं, ऑमलेट ताजा वहीं बनता है, वो आप चीजें आप खा सकते हैं। सेफ ट्रैवल कीजिए, अच्छे जो आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से जाइए, गंदगी ना हो जहाँ पे ज़्यादा ये हो तो देखिए वो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ पे आपका रहना खाना पीना अच्छे से कीजिए। सेफ सब्सटेंस यूज, तो जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सेफली इस्तेमाल कीजिए। ये आप प्रिकॉशन आप कर सकते हैं ताकि आपको कई बीमारियां ना हो सके, नॉट ओनली गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कई बीमारियां ना होने के लिए आप ये प्रिवेंशन जो है वो ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।